मंत्री केपी ओली हिंदू राष्ट्र की मांग ने कैसे छीन ली। केपी ओली की कुर्सी क्या है? वो भारत विरोधी गलतियां जिनकी वजह से केपी ओली को देना पड़ गया इस्तीफा। आखिर चीन के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए थे? केपी ओली कौन है? वो मास्टरमाइंड जिसने नेपाल में आंदोलन को किया मजबूत और जिससे अब प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं केपी ओली के उन फैसलों का ही नतीजा है जिसने भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को खराब कर दिया था और चीन जैसे चालाक देश की शह पर भारत विरोधी बातें और फैसले ले रहे थे। नेपाल के बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केपी ओली ने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फैसले लिए जिनकी वजह से उनके खिलाफ विद्रोह की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। पीएम ओली बीते कई सालों से भारत को आंख दिखा रहे थे। आखिरकार जनता ने उनको पैदल कर दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को अनसुना करना, भारत के साथ बढ़ता तनाव, चीन के साथ एकजुटता केपी ओली की कुर्सी ले डूबी। भारत के सीमावाद और कूटनीतिक अलगाव केपी ओली को भारी पड़ गया। उन्होंने अक्सर सार्वजनिक मंचों से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई। इससे न सिर्फ नेपाल की अर्थव्यवस्था को खतरा था बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती थी। साल 2020 में ओली सरकार ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें कालापानी लिपुलेख जैसे क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। ये कदम भारत के साथ सीमा विवाद को भड़काने वाला था क्योंकि ये इलाके भारत का हिस्सा हैं। लेकिन ओली के आलोचकों का कहना था कि चीन को खुश करने के लिए उन्होंने ये मैप जारी किया था। नेपाली के विपक्षी दलों ने भी ओली के इस फैसले को आर्थिक आत्महत्या करार दिया था। भारत नेपाल व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन इस तनाव ने नेपाल में ईंधन दबाव और जरूरी सामानों की कमी पैदा की है जिससे जनता में असंतोष बढ़ा है। तो वही अब ओली के इस्तीफे के बाद भारत के लिए एक नई शुरुआत का मौका है। नेपाल में नई सरकार का गठन होगा जो भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए अधिक इच्छुक होगी। भारत को भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उधर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई का समर्थन करना केपी ओली को महंगा पड़ गया था। चीन के साथ दोस्ती नेपाल की संप्रभुता और विदेश नीति को खतरे में डालने जैसा था। साल 2018 में नेपाल ने बीआरआई में शामिल होने का फैसला किया और ओली ने कई चीनी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट चीन से मिलने वाले कर्ज पर आधारित थे जिससे नेपाल पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। ओली नेपाल की अर्थव्यवस्था को चीन पर निर्भर करने का जोखिम उठा रहे थे जिसके चलते लोगों में गुस्सा था। तो वही हिंदू राष्ट्र की मांग की अनदेखी करने के चलते भी केपी ओली को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। दरअसल नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था जहां 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी। करीब 16 साल पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। यहां पर साल 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा थे, लेकिन फिर एक माओवादी आंदोलन और कथित बहुमपंथी क्रांति हुई। इस देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन छोड़ना पड़ा, लेकिन अब फिर से वहां हिंदू राष्ट्र के लिए राजशाही व्यवस्था की वापसी की मांग की जा रही है। ओली ने इस मांग को अनसुना करते हुए ओली सरकार ने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया बल्कि धर्म निरपेक्षता को मजबूत करने वाले कदम उठाए जिसको लेकर यहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वही नेपाल में सत्ता परिवर्तन और आंदोलन को मजबूत करने के पीछे एक रैपर का नाम भी सामने आ रहा है जिसे अब जनता पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। वो नाम है बालेन शाह का। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। बालेन नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं और एक सिविल इंजीनियर भी हैं जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस छेड़ देते हैं और तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर हाईजैक कर लिया। कुल मिलाकर केपी ओली को भारत विरोधी और चीन समर्थक फैसले लेना बहुत भारी पड़ गया जिसके चलते उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ गया है। अब वो अपनी जान बचाकर इधर उधर घूम रहे।